नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, मैं हूँ आपकी हिंदी की अध्यापिका और मैं स्वागत करती हूँ आप सभी का आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं पढ़ने के लिए क्लास 7th की हिंदी। क्लास 7th की हिंदी में हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अपने हिंदी व्याकरण का टॉपिक उपसर्ग और प्रत्यय। तो देखिए हम यहाँ पर लास्ट सेशन में जो हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का प्रत्यय, हम उसको पढ़ रहे हैं। और प्रत्यय क्या होते हैं, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, ये हमने यहाँ पर काफी चीजें पढ़ ली है। तो देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रत्यय किसे कहते हैं ये मैंने आपको बताया, प्रत्यय की परिभाषा मैंने आपको बताई कि प्रत्यय होते क्या हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर बताया कि वह शब्दांश जो किसी भी मूल शब्द के अंत में जुड़कर नया शब्द बनाते हैं तथा मूल शब्द के अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें हम प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या कहा कि किसी भी मूल शब्द के कहां पर जुड़ते हैं, अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, मूल शब्द के अंत में जुड़ते हैं तो उसको हमने क्या कहा, जो अंत में जुड़ता है उसे हमने कहा प्रत्यय। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए हमने एक और आपको पंक्ति बताई जो कि यहाँ पर है कि जो प्रत्यय होते हैं, ठीक है, इसमें कुछ विशेष था कि जो प्रत्यय होते हैं वो कैसे होते हैं, वो रूढ़ शब्दों के अंत में अथवा क्रिया धातुओं के अंत में जुड़ते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पर बताया। तो अभी तक जो हमने पढ़ा वो हमने क्रिया धातुओं के बारे में पढ़ा, यानी कि हमने प्रत्यय के भेदों को जब यहाँ पर जाना तो हमने दो भेद बताए, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो कृत प्रत्यय में मैंने आपको बताया कि जहां पर क्या होता है, जब कोई भी प्रत्यय किसके साथ जुड़ता है, क्रिया धातु के साथ जुड़ता है। ठीक है, और धातु क्या होता है ये भी मैंने लास्ट सेशन में आपको बताया था कि धातु किसे कहते हैं, क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने हमने कहा कि उससे बनने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें कृदंत शब्द कहते हैं। और देखिए क्योंकि विभिन्न प्रकार के ऐसे शब्द जो कि आपके कृतवाचक शब्द होते हैं उनका निर्माण होता है और कृदंत शब्दों का निर्माण होता है, इसीलिए ये क्या है, आपके कृत प्रत्यय हैं। और कृत प्रत्ययों के यहाँ पर ढेर सारे यानी कि 5 भेद हमने लगभग पढ़े थे और सबको हमने बहुत अच्छे से समझा था। और जिसमें मैंने बताया कि इसमें सारे के सारे जो शब्द थे यानी कि जो मूल शब्द थे वो किस तरह के थे, वो आपके क्रिया धातु शब्द थे। ठीक है, तो ये देखिए आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ हमने बहुत सारे शब्द जो लिए हैं जो मूल शब्द के रूप में यहाँ पर हमने लिए हैं, और ये हैं हमारे कुछ प्रत्यय जो इनके पीछे लगने हैं। तो आप देख सकते हैं, हमने कहा पाठ, हमने उसमें यहाँ पर अक प्रत्यय जोड़ा, वो हो गया पाठक। धाव में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया धावक। पच में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया पाचक। चाल में हमने अक प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया चालक। ठीक है, इसी तरह से भूल में हमने अक्कड़ प्रत्यय जोड़ा तो वो हो गया भुलक्कड़। ठीक है, तो इस तरह से हमने बताया कि यहाँ पर जितने भी हमारे शब्द बनेंगे ये कैसे शब्द होंगे, कृदंत शब्द होंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमने कर्मवाचक कृत प्रत्यय यहाँ पर पढ़ा। उसके बाद हमने कृतवाचक कृत प्रत्यय पहले पढ़ा, फिर कर्मवाचक पढ़ा, उसके बाद हमने करणवाचक पढ़ा, भाववाचक पढ़ा, और उसके बाद हमने जो अगला पढ़ा था वो था क्रियावाचक। ठीक है, क्रियावाचक। तो इसके बाद हमने जो सेकंड यहाँ पर टॉपिक हम पढ़ रहे थे यानी कि अगला भाग जो हम पढ़ रहे थे प्रत्ययों का, वो हमारा था तद्धित प्रत्यय, जिसको हमने लास्ट सेशन में ही स्टार्ट किया था। ठीक है, तो लास्ट सेशन में ही हमने स्टार्ट किया है तद्धित प्रत्यय, जिसमें मैंने आपको ये परिभाषा जो है पहले ही नोट करवा दी थी, जिसमें मैंने कहा कि धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में, ठीक है, धातुओं को छोड़कर अन्य शब्दों के अंत में जुड़ने और नया शब्द बनाने वाले प्रत्ययों को तद्धित प्रत्यय कहते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर धातुओं के साथ नहीं जुड़ते बल्कि धातुओं को छोड़कर जो अन्य शब्द होते हैं, जैसे आपके संज्ञा शब्द हो गए, सर्वनाम शब्द हो गए, विशेषण शब्द हो गए। अच्छा, आज मुझे ये बताइए कि पिछले सेशन में मैंने आपको बोल तो दिया कि ये संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और अव्यय शब्दों के साथ जुड़ते हैं। क्या इन चारों की परिभाषा आप मुझे बता पाएंगे? संज्ञा किसे कहते हैं, सर्वनाम किसे कहते हैं, विशेषण किसे कहते हैं, कौन बताएगा मुझे? एक बार हैंड रेज करके बताएंगे फटाफट कि किसको आती है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण।
तथा अव्यय शब्दों की परिभाषा। कोई भी एक बच्चा माइक लेगा। हेलो। यस, गुड हेलो। मॉर्निंग सर, आपकी आवाज आ रही है सर। गुड तो देखिए मॉर्निंग मैंने मैम। यहाँ पर, वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे, मैंने यहाँ पर कहा तद्धित प्रत्यय जो धातुओं को छोड़कर, धातु क्या होता है, क्रिया का मूल रूप धातु होता है, तो यानी कि क्रिया शब्दों को छोड़कर, धातु शब्दों को छोड़कर जो अन्य शब्दों के अंत में जुड़ते हैं, और अन्य शब्द है संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय। तो क्या आप मुझे ये तीनों शब्द, जो चारों शब्द यहाँ पर मैं बता रही हूँ, क्या आप मुझे चारों की केवल परिभाषा बता सकते हैं कि क्या होती है संज्ञा, सर्वनाम, क्योंकि ये सब मैंने आपको पढ़ाया है, इसी सेशन में पढ़ाया है, यानी कि इसी बार पढ़ाया है। संज्ञा की परिभाषा किसी भी वस्तु या स्थान को संज्ञा कहते हैं। बच्चे केवल दो नाम लिए आपने, वस्तु और स्थान। देखिए जब मैंने किसी भी संज्ञा संज्ञा पढ़ाया था ना, वस्तु यस यस, बोलिए बोलिए, डरिए मत, बिल्कुल मत डरिए, बोलिए। किसी स्थान, प्राणी अथवा वस्तु या जगह को संज्ञा कहते हैं, नाम को यस, संज्ञा कहते हैं। हाँ, तो ये आपने बताया। देखिए जब मैंने आपको संज्ञा की परिभाषा बताई थी ना, मैंने शुरुआत कहाँ से की थी, मैंने यही शुरुआत की थी कि एक बार अपने आसपास, अभी भी आप देखिए अपने आसपास चीजें जो है उन सब में आप एक बार नजर घुमाइए। ठीक है, आप देखेंगे आपके सामने क्या है, आप किस पर बैठे हैं, आपके छत पर क्या है, आपके हाथ में क्या है। ठीक है, तो आपके आसपास जितनी भी चीजें हैं आप उनको उनके नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं आप उनको? नाम से जानते नाम हैं। से। यानी कि किसी भी नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं, यानी कि द नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। यानी कि कोई भी नाम वाले शब्द की छोटी फर्स्ट क्लास में जब हम होते हैं ना, संज्ञा की परिभाषा जब हमें फर्स्ट क्लास में पढ़ाई जाती है तो उस टाइम पे इतनी लंबी परिभाषा नहीं बताई जाती, केवल बताया जाता है कि नेमिंग वर्ड्स, यानी कि नाम वाले शब्दों को। जैसे आपकी फ्रेंड का नाम क्या है, अब वो नाम किसी व्यक्ति का हो सकता है, किसी वस्तु का हो सकता है, स्थान का हो सकता है, प्राणी का हो सकता है, और भाव का हो सकता है। भाव यानी कि हंसना, रोना, ठीक है, बचपन, बुढ़ापा, ठीक है, ये सब क्या है, भाव है। ठीक है, तो एक लाइन में हमने कहा नेमिंग वर्ड, यानी कि जो भी चीजें हमारे आसपास है, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, एक बार फिर से रिपीट कीजिए। किसी भी वस्तु, प्राणी अथवा स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। यस, फिर से एक बार मैं बताऊंगी, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी अथवा भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, कोई भी व्यक्ति हो सकता है, स्थान हो सकता है, प्राणी हो सकता है, भाव हो सकता है, के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब आता है सर्वनाम। सर्वनाम की परिभाषा कौन बताएगा? यस, चलिए आप ही बता दीजिए या कोई और बच्चा बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। संज्ञा के स्थान पे बोलने वाले सर्वनाम कहते हैं। बोलने वाले क्या? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। वेरी गुड। जिन शब्दों को हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग करते हैं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी फ्रेंड का नाम है नेहा, या आपकी फ्रेंड का नाम है सीमा, तो अगर मैं उसके बारे में आपके 10 वाक्य लिखती हूँ, ठीक है ना, तो मैं हर जगह पर सीमा 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 लिखूंगी तो ये बहुत ही ऑड लगेगा। लेकिन अगर मैं उसी के स्थान पर कहीं पे वह, कहीं पर उसके, ठीक है, इस तरह के शब्द जब हम आपस में बात करते हैं ना, तुम, तुम्हारा, वे, उसका, ठीक है, हम, मैं, आप, ये सब क्या है, सर्वनाम है जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छे। यस, अभी बैठ जाइए बच्चा। जीआईसी बरम से अभी बात करेंगे। जीआईसी बरम, क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय, और उसमें मैंने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण। यदि आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण ही नहीं पता होंगे तो आप कैसे आगे बढ़ेंगे? ठीक है, जीआईसी बरम, यस बच्चा आपकी आवाज आ रही है। कोई भी एक बच्चा गुड माइक मॉर्निंग मैम। लेगा। वेरी गुड मॉर्निंग बच्चे। क्लास 7th के बच्चे हैं आप? मैं 8th के। 8th के? सारे बच्चे 8th के हैं? यस मैम। चलिए
कोई बात नहीं, ये तो बहुत अच्छी बात है कि आप क्लास 8 के बच्चे हैं और हम पढ़ रहे हैं हिंदी व्याकरण। तो हिंदी व्याकरण एक ऐसा टॉपिक होता है कि आप चाहे 6 में पढ़ें, चाहे 7 में पढ़ें, चाहे 8 में पढ़ें, चाहे 10th में ही क्यों ना पढ़ें, काफी सारे टॉपिक्स जो है सिमिलर होते हैं। तो ये तो और भी अच्छी बात है, आपको प्रत्यय आपने पढ़े हैं। तो ये बहुत छोटी चीज मैं यहाँ पर आपसे पूछ रही हूँ कि क्या संज्ञा, क्या है सर्वनाम, क्या है विशेषण, जिसमें संज्ञा सर्वनाम हमने जीआईसी मटियाली से पूछ लिया है। अभी आप यहाँ पर विशेषण की परिभाषा मुझे बताएंगे, विशेषण किसे कहते हैं? मैम विशेषण वो शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। वेरी गुड, जो शब्द संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसे विशेषण कहते हैं। अच्छा, अव्यय शब्द क्या होते हैं? अव्यय शब्द, ये प्रॉपर एक टॉपिक के रूप में मैंने आपको पढ़ाया है। अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, अव्यय शब्दों को अविकारी शब्द भी कहते हैं। प्रॉपर एक टॉपिक के रूप में आपको पढ़ाया है, बहुत ही बड़ा टॉपिक है जिसमें बहुत सारी चीजें आती हैं। ये नहीं पता बच्चे? चलिए कोई बात नहीं। देखिए, आपने नो मैम बोला, ये भी बहुत बड़ी बात है, ठीक है ना, क्योंकि कई बार बच्चे क्या होता है कि माइक ही नहीं लेते हैं, रिस्पॉन्स ही नहीं करते हैं। तो आपने नहीं आता बोला, ये भी बड़ी बात है कि आपने बोला माइक लेकर कि हमें नहीं आता। चलिए कोई बात नहीं, बैठ जाइए। जैसे कि आप क्लास 8 के बच्चे हैं और देखिए, चाहे 7 के बच्चे हों चाहे 8 के बच्चे हों, ये जो हमारा टॉपिक है अव्यय शब्द या अविकारी शब्द जो मैं कह रही हूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारा टॉपिक है। क्लास 6 से ही हम इसको पढ़ते हैं, अव्यय, ठीक है। जहां पर हमने शब्द विचार टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारी पूरी की पूरी हिंदी व्याकरण में शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। जिसने अब ये हमारा सेशन पढ़ा होगा, तो देखिए हमने यहाँ पर कहा कि हमने जब शुरुआत में अपने सेशन की शुरुआत की थी, उसमें हमने व्याकरण जब हम पढ़ रहे थे तो उस टाइम पे हमने शब्द विचार टॉपिक पढ़ा था। और शब्द विचार टॉपिक में हमने बताया था कि हमारा जो हिंदी व्याकरण है उसमें जितने भी शब्द हैं उन सभी शब्दों को 8 भागों में बांटा गया है, ठीक है। 8 कौन कौन से भाग? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, 4 हो गए। और 4 क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक, यानी कि 8 भागों में हमारे सारे शब्दों को रखा गया है, ठीक है। कुछ शब्द संज्ञा है, कुछ शब्द सर्वनाम है, कुछ विशेषण है, कुछ कुछ आपके क्रिया है, और फिर कुछ क्रिया विशेषण है, कुछ संबंध बोधक है, कुछ समुच्चय बोधक है, कुछ विस्मयादि बोधक है। इस तरह से टोटल 8 भागों में, ठीक है। अब हमने कहा कि हम 8 के 8 शब्दों को कैसे समझेंगे, इसलिए हमने उनको 2 अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, यानी कि एक को रखा हमने विकारी शब्दों में और एक को रखा हमने अविकारी यानी कि अव्यय शब्दों में। अब देखिए, विकारी हमने कहा जो चेंज हो जाते हैं लिंग के अनुसार, वचन के अनुसार, काल के अनुसार, पुरुष के अनुसार जो परिवर्तित हो जाते हैं उन्हें हमने कहा विकारी शब्द। विकारी यानी कि जिनमें चेंज आ जाता है। जैसे हमने कहा, हम किसी भी बच्चे के लिए अगर वो पुल्लिंग है तो हम कहेंगे लड़का, अगर वो स्त्रीलिंग है तो हम कहेंगे लड़की, ठीक है ना, ठीक है। ये क्या शब्द है? ये आपका कैसा शब्द है? विकारी है, यानी कि ये चेंज हो जा रहा है, जहां पर लिंग चेंज हो रहा है वहां पर ये शब्द जो है अपने आप को परिवर्तित कर ले रहा है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि सीता बहुत अच्छी लड़की है, ठीक है, अच्छी शब्द, ठीक है, सीता के लिए प्रयोग किया गया है क्योंकि यहाँ पर स्त्रीलिंग आपका शब्द था और ये सीता के अनुसार परिवर्तित हुआ है। अगर मैं इसको यहाँ पर कहूँ राहुल बहुत अच्छा लड़का है, तो आपका अच्छा शब्द जो है वो किसके अनुसार परिवर्तित हुआ है? लिंग के अनुसार, जो शब्द का आपका लिंग है, ठीक है। वचन के अनुसार भी परिवर्तित हो जाता है। वचन यानी कि जहां पर एक वचन शब्द होगा ये वहां पर एक वचन की तरह प्रयोग होगा, जहां पर एक से ज्यादा यानी कि बहुवचन शब्द होगा ये वहां पर बहुवचन की तरह प्रयोग होगा, ठीक है। तो इनको हमने कह दिया विकारी। अब कुछ शब्द जैसे क्रिया विशेषण शब्द, संबंध बोधक शब्द, समुच्चय बोधक शब्द, विस्मयादि बोधक शब्द, ये जो 4 शब्द हैं ये आते हैं आपके अव्यय शब्दों के अंदर, यानी कि ये किसी भी परिस्थिति में चेंज नहीं होते, ये किसी भी परिस्थिति में परिवर्तित नहीं होते, यानी कि ये कैसे होते हैं? ये अविकारी होते हैं, जिनमें विकार उत्पन्न नहीं होता है, जिनमें चेंज नहीं आता है, ठीक है। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं तद्धित प्रत्यय, जिसमें मैंने आपको ये चारों चीजें बता दी। तो अब आप यहाँ पर जैसे देख रहे हैं, हमने कहा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण तथा अव्यय। अब देखिए, बुढ़ापा ये आपका संज्ञा भी हो सकता है। कौन सी संज्ञा? भाववाचक संज्ञा। और ये आपका
अव्यय शब्द भी है। ठीक है, इस तरह से अब देखिए यहाँ पर हमने कहा कि ये इन शब्दों के पीछे लगता है जो आपके संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण तथा अव्यय होते हैं। और इसमें हमने इसके भी आपको 8 भेद यहाँ पर बताए थे। तो लास्ट सेशन में ये किस किस ने नोट किया था, एक बार हैंड रेज करेंगे। ये 8 भेद मैंने आपको बताए थे, लास्ट सेशन में नोट करवाए थे, 8 के 8 भेद। ठीक है, उसके बाद हमने शुरू किया था सबसे पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। तो यहाँ पर क्या हमने किया था, हमने कहा कि कृतवाचक तद्धित प्रत्यय जिन प्रत्ययों के योग से कृतवाचक शब्दों का निर्माण होता है। अब ये कृतवाचक क्या है? ठीक है, कृतवाचक किसे कहते हैं, यानी कि कृतवाचक यानी कि जहाँ पे काम करने वाले व्यक्ति के बारे में बात हो। ठीक है, जैसे हमने वहां पर लगाया था ना, पाठ धन अक, पाठक। ठीक है, धाव धन अक, धावक। तो वो क्या था, कृतवाचक कृत प्रत्यय था, और ये है कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, यहाँ पे हमने जैसे कहा लोहा धन आर, लोहार, सोना सोनार, दूध गाड़ी सब्जी। लास्ट सेशन में बच्चों ने आंसर दिया था, जैसे सब्जी वाला, दूध वाला, गाड़ी वाला। ठीक है, ये था हमारा कृत तद्धित, कृतवाचक तद्धित प्रत्यय। सेकंड जो हम पढ़ रहे थे वो हमारा था, देखिए ये मैंने कुछ आपको होमवर्क में दिए थे, ये आपने किए होंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, मुख धन इया, मुखिया, रसोई धन इया, रसोईया, सांप धन ऐरा, सपेरा, शराब धन ई, शराबी, तेल धन ई, तेली, लकड़ी धन हारा, लकड़हारा, कहानी कार, कहानीकार, कलाकार, कलाकार। ठीक है, दुकानदार, दुकानदार, जमींदार, जमींदार। ठीक है, तो ये सारे शब्द मैंने आपको होमवर्क में दिए थे, और जो बच्चे अच्छे से लास्ट सेशन में पढ़ रहे थे उन्होंने ये होमवर्क किया होगा जरूर। उसके बाद हम यहाँ पर पढ़ रहे थे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय। लास्ट जो हमारा टॉपिक चल रहा था स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, और इसमें भी कुछ चीजें मैंने आपके लिए यहाँ पर छोड़ी थी। ठीक है, तो जिन बच्चों ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड की होगी, जो अच्छे से पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, उन्होंने ये अभी घर से वो करके लेकर आए होंगे इसे। ठीक है, तो इसे समझ लीजिए एक बार। अब जितने भी शब्द बनेंगे मैंने वो बताया कि वो कैसे बनेंगे, स्त्रीवाचक शब्द बनेंगे। कैसे शब्द बनेंगे, वो कैसे शब्द बनेंगे, स्त्रीवाचक। जीआईसी बरम, आप लोगों के साथ यहाँ पर और भी बच्चे हैं, आप इस तरह से ध्यान से अगर पढ़ेंगे, रिस्पॉन्स करेंगे, क्या पता आपकी वजह से कोई ऐसा बच्चा जो पूछने में डरता हो, जो जिसको पूछने में डर लगता हो लेकिन वो पढ़ना चाहता हो, वो ना बता पाए, वो उसे भी क्या पता कॉन्फिडेंस आए। लेकिन इस तरह से आप बहुत सारे बच्चों को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं। ठीक है, जीआईसी बरम, अभी पीछे गर्ल्स जो बैठी हुई है वो ध्यान पूर्वक सुनेंगी, क्योंकि मुझे अभी भी दिख रहा है कि अटेंशन पे नहीं कर रहे हैं आप। जीआईसी बरम से ध्यान पूर्वक सुनेंगे। तो हमने कहा कि स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, तो जिन तद्धित प्रत्ययों के योग से स्त्रीवाचक शब्द बनते हैं, स्त्रीवाचक यानी कि स्त्री के होने का बोध जहां पर होता है, उन्हें स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे हमने कहा बेटा, ठीक है, लड़का, तो हमने यहाँ पर प्रत्यय लगाया है ई, तो क्या हमारा नया शब्द बनेगा, बेटी। ठीक है, या लड़की। ठीक है, इसी तरह से देखिए धोबी, तो इन प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, धोबिन। ठीक है, माली, तो क्या हो जाएगा, मालिन। ठीक है, इसी तरह से नौकर में और देवर में आनी प्रत्यय लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, नौक रानी। ठीक है, देव रानी। ठीक है, तो सारे के सारे शब्द हमारे कैसे हैं, स्त्रीवाचक शब्द हैं, यानी कि स्त्री के होने का बोध करा रहे। बेटी, लड़की, धोबिन, मालिन, नौकरानी, देवरानी। ठीक है, तो कैसे शब्द हैं, स्त्रीवाचक शब्द है। तो किससे बने हैं ये आपके बने हैं स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्ययों से। इसलिए मैंने आपको लास्ट सेशन में बोला था कि यहाँ पर आप पूरा का पूरा लिखेंगे। ठीक है, स्त्रीवाचक तद्धित
प्रत्यय। ठीक है, पूरा का पूरा आप वर्ड लिखेंगे यहाँ पर, और फिर यहाँ पर लिखेंगे स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द, और ये है हमारा क्या, मूल शब्द। इसको हम क्या कहेंगे, मूल शब्द। ठीक है, ये हमारा मूल शब्द, ये स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, और ये है तद्धित प्रत्ययों द्वारा निर्मित नवीन शब्द। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं। तो इस तरह से हमने लास्ट सेशन में यहां तक पढ़ा था, और अब मुझे लगता है जिस किसी ने लास्ट सेशन में क्लास अटेंड नहीं भी की होगी उसे भी अच्छे से समझ आ गया होगा कि क्या कुछ हमने पढ़ा लास्ट सेशन में और क्या कुछ हम आगे हमें कंटिन्यू करना है। तो देखिए अभी तक हम यहाँ पर केवल 2 भेद पढ़ पाए हैं प्रत्ययों के, तद्धित प्रत्ययों के। पहला कृतवाचक तद्धित प्रत्यय और दूसरा स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय, और तीसरा जो हम पढ़ेंगे अभी वो है संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, यानी कि अब जो नए शब्द हमारे बनेंगे वो कैसे शब्द होंगे, वो संबंधवाचक शब्द बनेंगे। ठीक है, जो संबंध बताने का काम करते हैं वो हमारे शब्द यहाँ पर बनेंगे, और इसी तरह के प्रत्ययों को हम यहाँ पर लेंगे। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो जिसने लिखा हुआ है, नोट किया हुआ है, वो वहीं से आगे कंटिन्यू करेगा, और जिसने नहीं किया है वो यहाँ पर एक नए पेज से स्टार्ट करेगा और घर पर जाकर उसे प्रॉपर तरीके से लिखेगा। देखिए ये आपको होमवर्क में मैंने आपको दिया था, जैसे मोर और शेर जिसमें मैंने नी प्रत्यय लगाने के लिए कहा था, शिष्य और छात्र जिसमें आ प्रत्यय लगाने के लिए कहा था, गायक और लेखक। चलिए कौन बताएगा, अगर हम गायक शब्द में इका प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, गायक शब्द में इका प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कौन बताएगा, फटाफट हैंड रेज करेंगे। यस जीआईसी परम, आपको अनम्यूट कर दिया गया है। मैम गुड इवनिंग। बच्चे ये आफ्टरनून हो रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून, गायिका। वेरी गुड। जो नया शब्द बनेगा वो क्या बनेगा, गायिका। और गायिका कैसा, हाँ, और गायिका कैसा शब्द होता है बच्चे, गायिका कैसा शब्द है, स्त्रीवाचक शब्द है। ठीक है ना, यानी कि जब आप क्या करते हैं, आप छोटी क्लास में होता है ना कि दिए गए शब्दों के लिंग परिवर्तित कीजिए। जैसे आपको दिया जाता है मोर, तो आपने उसके आगे क्या लिखना होता है, जब आपको दिया रहता है ना छोटी क्लास में आप होते हैं कि लिंग परिवर्तित कीजिए। ठीक है, आपको पुल्लिंग शब्द दिया रहता है तो आपने स्त्रीलिंग लिखना होता है, स्त्रीलिंग दिया रहता है तो आपने पुल्लिंग लिखना होता है। यस मैम। यस, कि ये किस तरह के शब्द हैं, मैम स्त्रीलिंग। हाँ स्त्रीलिंग, जो स्त्रीवाचक हाँ बोलिए बच्चा। स्त्रीवाचक शब्द। वेरी गुड, स्त्रीवाचक शब्द, यानी कि जैसे हमने कहा मोर है तो उसमें हमने नी प्रत्यय लगाया तो वो क्या हो जाएगा, मोरनी। इसी तरह से शिष्य है, उसमें हमने आ प्रत्यय लगाया तो वो हो गया शिष्या। गायक में हमने इका प्रत्यय लगाया तो वो हो गया गायिका। चूहा में हमने इया प्रत्यय लगाया तो वो हो जाएगा चूहिया। ठीक है, तो सारे के सारे कैसे शब्द बन रहे हैं, स्त्रीलिंग शब्द बन रहे हैं, इसीलिए इसको स्त्रीवाचक तद्धित प्रत्यय कहा है। ठीक है, चलिए बैठ जाइए, वेरी गुड, बहुत अच्छी। आगे थैंक बढ़ते यू हैं, मैम। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जिसमें हमने संबंधवाचक तद्धित प्रत्ययों को डिस्कस करना है। देखिए नंबर 3 है हमारा संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। अब जो हमारे उदाहरण होंगे, देखिए पहले इसकी एक छोटी सी परिभाषा हम लिखेंगे जिन तद्धित प्रत्ययों के मेल से संबंधवाचक शब्दों का निर्माण होता है। ठीक है, या जो संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय होते हैं वो क्या करते हैं, संबंधों का बोध कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे, बिल्कुल शॉर्ट में हम यहाँ पर लिखेंगे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय किस तरह के शब्द बनाते हैं या क्या करते हैं, संबंधों का बोध कराते हैं, संबंधों का बोध
कराते हैं। ठीक है, अब देखिए इसके एग्जाम्पल देख लीजिए, उदाहरण। तो सबसे पहले देखिए सेम चीज आपने करनी है, आपने यहाँ पर क्या लेना है, शब्द, जिसको हम क्या कहेंगे, मूल शब्द। ठीक है, इस तरह से आप मूल शब्द लेंगे और फिर यहाँ पर लेंगे संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय, यानी कि यहाँ पर आप लेंगे वो प्रत्यय और फिर यहाँ पर लेंगे प्रत्यय द्वारा निर्मित नवीन शब्द। ठीक है, अब ये संबंधों का बोध कराएगा। ठीक है, ये प्रत्यय क्या कराएगा, संबंधों का बोध कराएगा। तो अब आप ध्यान से यहाँ पर सुनेंगे, जैसे हमने यहाँ पर लिया शब्द मामा, ठीक है, चाचा। शुरुआत में मैंने इस तरह का एग्जाम्पल आपको दिया था, फूफा, ठीक है, मौसा, ठीक है, और इसके लिए हमने एक प्रत्यय लिया ऐरा। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ पर नए शब्द लिए ससुर और नानी। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखेंगे, इसमें हमने यहाँ पर शब्द लिया आल और यहाँ पर हमने लिया हाल। अब देखिए बहुत ही ज्यादा सरल है, जैसे हमने कहा क्या बताएगा, ये संबंधों को बताएगा, इसलिए हमने इसको संबंध तद्धित प्रत्यय कहा है, संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय कहा है। तो जैसे आप देखिए चाचा, मामा, फूफा, मौसा, तो क्या कहेंगे इसको, हम कैसे हम इसको लिखेंगे, क्या नया शब्द बनेगा, कौन बताएगा। बहुत ही ज्यादा सरल है बच्चे। नया शब्द किस तरह का बनेगा, यानी कि संबंध बताने का काम करेगा, हमने यहाँ पर बताया। ठीक है, तो कैसे क्या नया शब्द होगा यहाँ पर, चलिए। अच्छा, किसी को समझ नहीं आ रहा है, तो हमने कहा संबंध बताने का काम कर रहा है। अब आप कहेंगे कि संबंध तो है ही, मामा, चाचा, फूफा, मौसा, ससुर, नानी, ये तो सारे हमारे संबंधी है, लेकिन कैसे ये हमें संबंध बताएंगे, कनेक्ट कैसे करेंगे। ठीक है, हम जब उसमें ऐरा प्रत्यय लगाएंगे। ठीक है, ममेरा, ठीक है, ये कहते नहीं कि मेरा ममेरा भाई है। ठीक है, ये चचेरा, यानी कि ये मेरी चचेरी बहन है। ठीक है, इसी तरह से मौसेरा, ये मेरा मौसेरा भाई है। ठीक है, यानी कि मौसी का भाई, मौसी का बेटा। ठीक है, चाचा का चचेरा, यानी कि चाचा का बेटा। ठीक है, ममेरा, मामा का बेटा, मामा की बेटी। ठीक है, तो ये क्या बता रहा है, हमारा संबंध बता रहा है, हमारा रिलेशन बता रहा है। तो इसीलिए हमने ऐसे शब्दों को यहाँ पर लिया जो क्या बता रहे हैं, संबंध बता रहे हैं। अब देखिए हमने कहा ससुर और हमने उसमें आल प्रत्यय जोड़ा, तो ये हमारा नया शब्द क्या बनेगा, ससुराल। ठीक है, इसी तरह से नानी और अगला शब्द हमने हाल लिया, तो क्या होगा नया शब्द, ननिहाल। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इस तरह से शब्द, इस तरह के शब्द, इस तरह के प्रत्यय जो क्या कर रहे हैं, हमें संबंधों का बोध करा रहे हैं। ठीक है, जैसे चचेरा हो गया, ममेरा हो गया, मौसेरा हो गया, फुफेरा हो गया। ठीक है, ससुराल है, नैनीहाल है। ठीक है, ये सारे क्या है, हमारे संबंधों को बता रहे हैं, हमारे संबंध को क्लियर कर रहे हैं। तो इसीलिए इन्हें हमने कहा संबंध वाचक तद्धित प्रत्यय। तो अभी तक 3 प्रत्यय हमने पढ़ लिए हैं। नंबर 4 हम यहाँ पर लेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय, और मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ आया होगा। एक बार हैंड रेज करके मुझे बताएंगे कि सभी को अच्छे से समझ आया, ये एक बार हैंड रेज करके बताएंगे इस तरह से। देखिए मैं आपसे कहती हूँ कि नहीं समझ आया तो भी आप मुझे बताइए कि मैम समझ में नहीं आ रहा है। जरूरी नहीं कि जबरदस्ती आप लोगों ने कहना है कि हाँ हमें समझ आ रहा है, लेकिन अगर आप क्लास में बैठे हैं, आप पढ़ रहे हैं, ठीक है, आप अपने 45 मिनट्स यहाँ पर दे रहे हैं, तो एटलीस्ट आपको समझ आया या नहीं आया, या आप समझ पा रहे नहीं पा रहे, तो आप क्लियर कर सकते हैं। तो समझ आया सभी को, किसी को समझ नहीं आया,
केवल जीआईसी बरम के बच्चे समझ रहे हैं, बाकी जीआईसी मटियाल में से किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा है और आप ऐसे ही बैठे हुए हैं ना बच्चे। काफी देर में जाके केवल एक बच्चे को समझ में आया है पूरी क्लास में, और बाकी बच्चे अभी भी रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं। आपको हैंड रेज करने में बहुत ज्यादा मुझे लगता है कि मेहनत लगती है, तो अब मुझे लगता है जो बच्चा केवल हैंड रेज करने में इतनी मेहनत करना नहीं चाहता है तो वो अपनी पढ़ाई में क्या मेहनत करेगा, वो इस चीज में क्या मेहनत करेगा कि उसको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या वो अगले दिन पूछे, अगले दिन कोई डाउट अपना रखे, ठीक है ना। पूरी क्लास में सिर्फ एक लड़की को समझ आ रहा है, बाकी किसी को समझ नहीं आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो अगला हमारा जो टॉपिक है नंबर 4, वो है भाववाचक। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए, जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है, अब यहाँ पर आप खुद ही लिख सकते हैं कि जिन प्रत्ययों के योग से भाववाचक शब्दों का निर्माण होता है उन्हें हम कहते हैं भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो इसको आप यहाँ पर लिखिए एक बार, और उसके बाद इससे रिलेटेड हम जो हमारे उदाहरण हैं उनको भी आगे कंटिन्यू करेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर दे देती हूँ ताकि आप इसको सॉल्व करें। ठीक है, तो ये है हमारा मूल शब्द। ठीक है, उसके बाद यहां पर हम लेंगे भाववाचक तद्धित प्रत्यय। ठीक है, और ये है हमारा नवीन शब्द। ठीक है, भाववाचक तद्धित प्रत्यय। अब देखिए मैंने क्या कहा कि भाववाचक शब्दों का निर्माण होगा। ठीक है, जब इसीलिए मैंने शुरुआत में आप लोगों से संज्ञा की परिभाषा पूछी थी, क्योंकि अगर आपको संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा के भेद अगर पता है तो आपको ये भी पता होगा कि भाववाचक किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखिए जैसे हमने कहा भला या बुरा। ठीक है, ये कुछ मूल शब्द हैं, जैसे बूढ़ा या आपका पूजा। ठीक है, काला, लाल, गरम, गरीब। और अब यहां पर कुछ प्रत्यय मैं आप लोगों को दूंगी, जैसे आई। अब आप खुद से नया शब्द आप खुद से बनाएंगे। आपा। ठीक है, काला, इमा। ठीक है, और ये ई। यहां पर आपने कुछ नवीन शब्द बनाने हैं और उससे आपको पता चलेगा कि क्या होते हैं हमारे भाववाचक शब्द। ठीक है, तो मैं आशा करती हूँ कि आज हमने यहाँ पर जो भी पढ़ा है आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है, घर पर आप जाकर टॉपिक को एक बार रिवाइज कीजिए, जो आपको होमवर्क दिया गया है उसे करने की कोशिश कीजिए, और फिर कोई भी डाउट होता है तो उसे नेक्स्ट सेशन में जरूर क्लियर कीजिए। बाकी के टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे हम अपने नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।